जैसा कि मैडम ने कहा है कि कल से विद इफेक्ट फ्रॉम टुमारो ईच एंड एवरी वन नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स देमसेल्फ, ओके। और टीचर से भी सबसे हमारा ये नम्र निवेदन मानो या ऑर्डर मानो, टीचर भी बच्चों को तैयार कराएंगे, ओके। ये नीलू छुट्टी पे थी काफ़ी दिनों से, लेकिन ये भी कंटिन्यू हो गई है, ओके। 26 जनवरी की तैयारियां भी करानी है, राइट। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी। 2025 आ गया है, ये डिक्लेयर किया गया है कि ये बहुत ही खतरनाक साल होगा और इसमें आतंकवाद भी हो सकता है, उग्रवाद भी हो सकता है, हेरा फेरी होगी, बैंक खाली हो जाएंगे, बहुत कुछ होगा इसमें। लेकिन हमको आपको किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गलत होगा उसके साथ गलत होगा और जो सही होगा उसके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 इंसिडेंट बताऊंगा। पहली इंसिडेंट, एक लड़की के पास फोन आता है उसकी माँ का। ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको ना सुनने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उस लड़की के पास उसकी माँ का फोन आता है। वो लड़की थी कनॉट प्लेस के अंदर, दिल्ली में कनॉट प्लेस है, कि बेटा मेरे को दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत है, पैसे भिजवा दे। उसने कहा ठीक है माम, मैं फोन पे से पैसे देती हूँ, अभी कर देती हूँ, मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा, मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल खत्म है, मैं पहले मोबाइल की बैटरी चार्ज कर लूँ, उसके बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। उसकी माँ ने कहा ठीक है बेटा। उसके मोबाइल की बैटरी हो गई खत्म, क्योंकि आजकल की जो यूथ है वो लापरवाह बहुत ज़्यादा है। 2-3% बैटरी बची थी, वो बैटरी हो गई खत्म। अब वो गई चार्जर पॉइंट पे। आजकल गवर्नमेंट ने, आपने मेट्रो में भी देखा होगा, चार्जर लगा रखे हैं, आप वहाँ से चार्ज कर सकते हो, रेलवे स्टेशन पे कर सकते हो, बस स्टैंड पे कर सकते हो, हर जगह। तो कनॉट प्लेस में भी चार्जर पॉइंट लगे हुए थे। चार्जर पॉइंट पे जैसे ही वो गई है, वहाँ पर एक लड़का एक लड़की खड़े हुए थे। उन्होंने कहा आइए मैडम, चार्ज करना है? हाँ जी चार्ज करना है। तो मैडम कोई बात नहीं, मेरे चार्जर से आप चार्ज कर लो, आपका एप्पल का फ़ोन है ना, एप्पल का चार्जर है मेरे पास, आप इससे चार्ज कर लो। उसने कहा ठीक है, उससे चार्जिंग लगा दी। 10 मिनट में मोबाइल फटाफट चार्ज हो गया। जैसे ही वो अपने जाते जाते उसने अपनी मम्मी को 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी। 5,000 की पेमेंट करने के बाद जब उसने रात को सोने के बाद सुबह उठ के अपना मोबाइल चेक किया है, तो मोबाइल में बैलेंस उसका 0। 5 लाख रुपए पड़े थे, बिल्कुल 0 हो गया। उसके तो हवाइयाँ उड़ गई चेहरे की, रोने लगी, कहती ये क्या हुआ, मैंने तो अपना मोबाइल किसी को दिया भी नहीं, किसी को शेयर भी नहीं किया, कुछ नहीं, फिर मेरा बैलेंस कैसे खाली हो गया। अब बताता हूँ कैसे खाली हुआ। वो खाली कैसे हुआ, चार्जर जो उसका था लड़के का, उसके अंदर चिप लगी हुई थी पॉइंट पे जहाँ से चार्ज होता है। उस चिप के अंदर सारा उसका डेटा आ गया, उसके पासवर्ड, मोबाइल नंबर, सबके बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ पूरी डिटेल आ गई और उसने उस डिटेल की हेल्प से पूरा बैंक खाली कर दिया। इंसिडेंट नंबर 1। इंसिडेंट नंबर 2, एक लड़का कहता है भाई साहब मुझे आपका मोबाइल मिलेगा, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, मुझे बहुत अर्जेंट कॉल करनी है। उसने पता क्या कहा, नहीं मिलेगा, तू जा, मैं अपने मोबाइल में बात कर रहा हूँ। दूसरे के पास गया, दूसरे ने भी सेम कहा, जा, चला गया। तीसरे के पास गया, तीसरे एक बुजुर्ग थे, अब वो बुजुर्ग फल सब्जी खरीद रहे थे, फल ले रहे थे, फल फ्रूट्स। उनसे कहा अंकल मुझे 1 मिनट के लिए मोबाइल मिलेगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए चाहिए अंकल, बहुत अर्जेंट है। उसने कहा ले बेटा, दे दिया। मोबाइल लेके गया और साइड में और बात कर रहा है और देख रहा बार बार अंकल की तरफ। अंकल की पूरी निगाह थी, अंकल को तो सिर्फ इतना था कि ये मेरा मोबाइल लेके भाग ना जाए, तो बस पूरी निगाह रखे हुए उसे साइड में जाके बात की, डायल किया, फिर पता नहीं क्या बात की या ड्रामा कर रहा था, करा के उसने क्या किया, अंकल के मोबाइल का सारा डेटा अपने मोबाइल पे भेज दिया सारा, ओके, और लाके अंकल को मोबाइल दे दिया। वो लड़का चला गया, फटाफट मैसेज आने शुरू हो गए। 10 लाख थे उनके अकाउंट में, फटाफट मैसेज आने शुरू हो गए। 50,000 निकल गए, 1 लाख निकल गया, 1.5 लाख निकल गया, 2 लाख निकल गया, करते करते बैलेंस हो गया बिल्कुल 0। अंकल ने माथा पकड़ा, भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। उनका भी बैंक बैलेंस खाली, खत्म। ठीक, अब तीसरी इंसिडेंट सुनो। कल मैंने मोदी जी को सुना, देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं ना,
उनको कोई लालच नहीं है, कोई उनका परिवार नहीं है, कोई आगा नहीं है, कोई पीछा नहीं है, दिन रात लगे हुए हैं। किसके लिए लगे हुए हैं? भारतवर्ष के लिए, भारत की भलाई के लिए लगे हुए हैं ना। तो हमें भी लगना चाहिए ना, और अवेयर भी रहना चाहिए। इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी योगी जी ने करोड़ों लोगों का महाकुंभ में इंतजाम किया है ना, उसके बावजूद भी वहां पर आग लग गई। पता है, कल आग लगी है ना, वहां पे आग लग गई। और वो तो अच्छा है कि कोई हताहत नहीं हुआ, कितने ही टेंट वेंट वहां जल गए। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी कांड हो गया ना। तो बेटा, अगर हम अवेयर रहेंगे, अवेयर रहने के बावजूद भी ऐसी इंसिडेंट हो जाती है। अगर लापरवाह रहेंगे तो सोचो क्या होगा, फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा या नहीं? ओके, कल मैंने नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनी, उन्होंने कहा, अब ये 3 इंसिडेंट बता दी, चौथी इंसिडेंट और सुनो। एक पुलिस वाले का फोन आता है एक लड़के के पास, भाई आपका नंबर ब्लॉक होने जा रहा है, हम ब्लॉक कर रहे हैं इसको, और आपके नंबर पे इतनी कंप्लेंट आई है, आपके नाम FIR रोज हो जाएगी। आपने कोई कांड किया है? कि नहीं सर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे आपके नंबर से इतने वारदात हो रही है, और आप क्या बात कर रहे हो? अपना आधार कार्ड नंबर भेजो मेरे पास, मैं थाने से बोल रहा हूं, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। हो कहां पे आप? कि मैं तो बेंगलोर में हूं। अच्छा, अपना आधार कार्ड भेजो। सर मेरे पास तो आधार कार्ड अभी नहीं है। मोबाइल में नहीं है? नहीं सर, घर पे है। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का रहने वाला हूँ। सर मेरे पास तो अभी नहीं है। इस तरीके से फोन आएंगे। आजकल आ रहा है ना हर एक के मोबाइल में कि कोई थाने से बात कर रहा हूँ, ये कह के आ सकता है, कोई है ED डिपार्टमेंट से बोल रहा है, कोई CBI से बोल रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस से बोल रहा है। इस तरीके की मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने नहीं के लिए। सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी CBI, कभी नारकोटिक्स, कभी RBI, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी,
सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा, वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए #SafeDigitalIndia का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़े। समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं।